हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 साइंस पर मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें मैंने चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम ग्राफ को समझेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड और साथ में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी स्टडी करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स को भी उनसे रिलेटेड समझेंगे। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड जो ग्राफ है उसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल को कंसीडर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हम यहाँ पर एक सर्किट बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हम एक सेल ले लेते हैं 20 वोल्ट का और यहाँ पर अमीटर लगा लेते हैं और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर करंट जो है वो दिया हुआ है, उसकी रीडिंग्स करंट यानी कि जो अमीटर की रीडिंग है, यहाँ पर जब हम वोल्टेज को वेरी करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी जो है चेंज होगा। तो उस करंट की जो रीडिंग दे रखी है वो है आपकी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जो है वेरी कर रहा है उसकी रीडिंग है वोल्ट में। तो यहाँ पर है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे और करंट को एक्स एक्सिस पर लेंगे। ये आपका जो है ओरिजिन है, यानी पे यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू 0 है। तो जब यहाँ पर 2 वोल्ट की का सेल या बैटरी लगाई तो यहाँ पर करंट जो था वो हमारा 1 एम्पियर था। जब यहाँ पर 4 वोल्ट किया गया तो करंट हमारा हो गया 2 एम्पियर और जब यहाँ पर 6 वोल्ट किया गया तो करंट यहाँ हो गया 3 एम्पियर और जब 8 वोल्ट को लिया गया तो करंट हमारा हो गया 4 एम्पियर। न्यूमेरिकल में हो सकता है कि वोल्टेज जो है वो डेसिमल नंबर में दिए हों, करंट भी इस तरह के डेसिमल नंबर, तो उसके लिए आपको स्केल मानना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ग्राफ पेपर में एक बॉक्स जो होता है उसके अंदर सब डिवीज़न 10 होते हैं, तो उसमें आपको स्केल मानना पड़ेगा कि जैसे एक जो स्क्वायर होता है, जो एक मेन डिवीज़न है, तो उसको अगर आप 1 एम्पियर का मान लें तो वहाँ पर सब डिवीज़न होते हैं 10, तो 1/10, तो एक सब डिवीज़न वहाँ पर हो जाएगा 0.1 एम्पियर का। ऐसे ही वोल्टेज पर आप स्केल मानेंगे तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 वोल्टेज पर 1 एम्पियर, तो ये पॉइंट ये है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, यानी एक्स एक्सिस वाला जो है वो पहले कोऑर्डिनेट लिया जाता है और उसकी रीडिंग वैल्यू, और जो वाई एक्सिस पर है वो बाद में कॉमा में। तो इसी तरीके से एक हमारा पॉइंट ये है, तो इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी, और ऐसे ही एक हमारा जो है पॉइंट ये है, इसको सी मान लीजिए आप, और एक हमारा जो है पॉइंट वो ये मिल जाएगा हमको डी, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट 1,2 यानी कि 2 वोल्टेज पर 1 एम्पियर, ऐसे ही 4 वोल्टेज पर 2 एम्पियर, 6 वोल्ट पर 3 एम्पियर और 8 वोल्ट पर 4 एम्पियर। जब इन सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप सही से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी अगर वो रीडिंग जो है वोल्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जो हमें ये पॉइंट मिले तो इसका जो ग्राफ होगा तो वी आई ग्राफ, यानी कि वोल्टेज और करंट ग्राफ जो है विल बी ए स्ट्रेट लाइन हैविंग a slope with x एक्सिस, यानी कि करंट, जब हमने करंट को x एक्सिस पर लिया है। तो यहाँ पर जब इसका जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप का मतलब होता है ये एंगल थीटा। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लें, जैसे हमने चाहे तो बी सी ले लें या ए सी ले सकते हैं, ओ डी, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। हमने यहाँ चलिए बी डी 2 पॉइंट्स को ले लिया, तो हम डी से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे करंट वाले एक्सिस पर
और बी वाले पॉइंट से एक पैरेलल डालेंगे करंट वाले एक्सिस के पैरेलल। तो यहां पर एक ट्रायंगल हमको मिल रहा है, इसको चाहे तो आप ई मान लें। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, यानी ट्रायंगल डी बी ई। तो जब ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब यहां पर आपने जो 2 पॉइंट लिए हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट और कॉरस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको लेंगे। तो यहां पर बेसिकली थीटा जो होता है वो एक्चुअली में tan थीटा होता है, और आप पढ़ चुके हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा के सामने यानी कि ये जो डी ई है, डी ई और जो आपका बेस है इसका रेशियो आपका tan थीटा होगा, ये हो जाएगा बी ई। तो ये tan थीटा इक्वल टू डी ई अपॉन बी ई, और यहाँ पर डी ई जो है तो आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 वोल्ट है, और ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर भी आप चाहे 2 पॉइंट इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये आपकी डी ई जो है वो क्या होगी, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी पूरा 8 है, और ये इतना जो है ये आपका यहाँ तक है। तो यानी कि 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसी तरीके से बी ई जो है वो टोटल 4 है, और ये जो है आपका 2 है, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इधर बचेगा 4 माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपका 4/2। तो ये आपका आएगा 2, इसकी वैल्यू आएगी 2, यानी कि सीधा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। और ये tan थीटा जो एक्चुअली में होता है, यानी जो स्लोप जो होता है वो एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता है, तो ये R हो जाएगा आपका 2 ओम। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 पॉइंट ले लें और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाई जो डिस्टेंस है वो और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड कर दें आप, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन ग्राफ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम I को ऊपर ले लेते, यानी कि अगर हम यहाँ पर ग्राफ को में I को की रीडिंग को y एक्सिस पर और वोल्टेज यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रीडिंग को x एक्सिस पर ले लेते, तो जो ग्राफ हमारा बनता वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनता। लेकिन वहाँ पर जब हम इस तरीके से 2 पॉइंट लेते तो जो हमारा स्लोप निकलता तो वो एक्चुअली में स्लोप की वैल्यू 1/r के बराबर होती। तो आप जैसे यहाँ पर हो जाता 1/r इक्वल टू, हम इसी में अगर 1/r निकालें, I और I को y एक्सिस पर ले लें और v को I को y एक्सिस पर और v को x एक्सिस पर, तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो एक्चुअली में 1/r के बराबर आएगा। उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/2 होगा। तो यहाँ पर r को रेसिप्रोकल कर देंगे तो इधर वाली वैल्यू भी रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको करंट को y एक्सिस पर लेना है और वोल्टेज को x एक्सिस पर, तो जो स्लोप निकल के आएगा वो 1/r के बराबर होगा। तो उस वैल्यू को आपको रेसिप्रोकल करना होगा, तब वो रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है कि यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है और ये करंट दिया हुआ है, और यहां पर हमारे पास 2 ग्राफ हैं। एक ग्राफ मान लीजिए हमारे पास किसी मेटल ए मेटल का है और दूसरा बी मेटल का है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी मेटल के लिए रेजिस्टेंस किस मेटल का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्लोप, मान लीजिए यहाँ से जो है θ1 है और θ2 इसको मान लीजिए, और ये वाला जो है वो θ1 मान लीजिए। तो जो एंगल जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि θ2 ज़्यादा है θ1 से, यानी θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो रेजिस्टेंस जो होगा θ2 यानी कि जिसका एंगल ज़्यादा है यानी कि बी का, तो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। तो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आर ए से। लेकिन अगर यहीं पर हम करंट को y एक्सिस पर ले लें और वोल्टेज को x एक्सिस पर, तो यहाँ जब पूछें कि ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जिसका एंगल जितना ज़्यादा होगा एक्चुअली में उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये मान लीजिए θ1 है, ये θ2, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होता है वो 1/r के बराबर होता है।
तो यहां पर जो स्लोप ज्यादा है यानी एंगल जो ज्यादा है वो बी का ज्यादा है, तो आर बी जो है वो यानी कि एंगल जो है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। तो आर बी यानी बी का रेजिस्टेंस जो है वो आर ए से कम होगा। तो इस तरीके से जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल्स का। जैसे कि अगर आप वी और आई ले लें और यहां पर दो मेटल ले लें, एक मेटल यहां पर आप यहां पर ले लें आयरन और यहां पर आप ले लें कॉपर। तो कॉपर का देख लीजिए आप स्लोप कम है और आयरन का ज़्यादा है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा। यानी रेजिस्टेंस का कम होने का मतलब है कि I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट जो है आसानी से फ्लो नहीं होता, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट आसानी से फ्लो होता है। इसका मतलब ये है कि कॉपर में करंट आसानी से फ्लो होगा आयरन के कंपेरिजन में। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस बेसिकली किसी भी चीज का हो सकता है, बल्ब का हो सकता है, फैन का हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं तो उसमें जो जनरली जो नीड होती है आमतौर पर वो कंट्रोल करंट की और वोल्टेज की नीड रहती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो उन्हें अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है और अलग अलग करंट चाहिए होता है। तो इस जो है रिक्वायरमेंट के लिए, यानी इस तरह के करंट और वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से जो है कंबाइन करना होता है। तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो रेजिस्टेंस है वो दो तरीके से जो है दिए गए हैं। एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करेंगे। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 और R2, और इसे हमने किसी एक सोर्स से जोड़ा हुआ है, बैटरी से, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स से। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई ऐसा इक्विवेलेंट, यानी ये जो दोनों रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, अगर हम इसके प्लेस पर कोई अकेला एक कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करें कि सर्किट के करंट में कोई फर्क ना हो, यानी सर्किट में वही करंट फ्लो हो, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। जब हम अभी इसके डेरिवेशन को समझेंगे तो हमें इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक ही तार के बीच में लगा दिए जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर बल्ब लगा है, उसी के बीच में जो है यहाँ पर लगा दिया, पंखा लगा दिया, फैन लगा दिया, या कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया, यानी एंड टू एंड कह सकते हैं हम। तो उसको हम कहते हैं सीरीज। तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और यहां पर हमने जो है एक बैटरी लगा दी। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज है कि इसमें जो करंट होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए कोई दूसरा पाथ नहीं है, सिर्फ एक ही पाथ है। तो यहां पर करंट एवरीवेयर विल रिमेन सेम। तो पहला पॉइंट, करंट इन सीरीज एवरीवेयर रिमेन सेम।
यानी सब जगह करंट सेम रहेगा। और इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि चाहे आप अमीटर यहाँ लगा दें, चाहे अमीटर यहाँ पर जो है फिक्स कर दें, चाहे यहाँ पे कर दें, कहीं पर भी सीरीज सर्किट में आप अगर अमीटर को कनेक्ट कर दें तो अमीटर सेम रीडिंग शो करता है। पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो ये डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। जैसे यहां पर हमने वोल्टेज भी लगाया तो ये वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बढ़ जाता है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज होता है V, वो सभी जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके वोल्टेज के सम के बराबर होगा। जैसे यहां पर अगर आप पूरे के अक्रॉस एक वोल्टेज लगा दें यहां पर, तो इसका जो वोल्टेज निकल के आएगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर निकल के आएगा। लेकिन अगर R1 के अक्रॉस लगाएं, R2 के अक्रॉस लगाएं, R3 के अक्रॉस, और उनके फिर आप जो है वोल्टेज का सम करेंगे तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर निकल के आएगा। यानी V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो ये आपका जो है दो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अब जो टोटल वोल्टेज है उसको निकालने के लिए V है उसको निकालने के लिए आपको अगर ओम्स लॉ के टर्म्स में वोल्टेज निकालना है तो हमें पता है कि V इक्वल टू जो होता है वो होता है IR। तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो एक्चुअली में जो टोटल करंट है, टोटल करंट को अगर हम टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस से, यानी पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस से अगर हम टोटल करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वोल्टेज निकल आएगा। और टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो एक्चुअली में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जिसको हमें अभी फाइंड करना है। इसी तरीके से अगर आपको V1 निकालना है तो V1 निकालने के लिए आपको V1 यानी जो R1 है, यानी R1 के अक्रॉस जो है वो V1 वोल्टेज है जो डिवाइड हुआ है। तो V1 निकालने के लिए हमें R1 में कितना करंट है वो देखना है और उसकी मल्टीप्लाई R1 से कर देनी है तो हमारा V1 निकल आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि करंट रिमेन सेम एवरीवेयर, करंट इन सीरीज एवरीवेयर रिमेन सेम, यानी करंट जो होता है सीरीज सर्किट में सब जगह सेम रहता है। तो यहां पर I1 की जगह हम सीधा सीधा I लेंगे यानी IR1। इसी तरीके से V2 हमारा हो जाएगा IR2 और V3 जो होगा वो हो जाएगा IR3। तो यहां पर हम जब इनको चाहे तो आप इक्वेशन मान लें, इसको 1, इसको 1 मान लें, इसको 2, यहाँ 3, 4 और 5। तो 2, 3, 4, 5 से जो V1, V2, V3 की वैल्यूज जो हैं वो आप 1 में रख दें तो यहाँ हो जाएगा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I यहाँ पर कॉमन होकर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस निकल के आएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। यानी जो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं उनके सम के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर। तो ये आपका जो है सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। इसके लिए हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसमें भी R1, R2 और R3। तो यहां पर जो करंट होगा, यहां पर एक अमीटर लगा दें। तो यहां पर जो है इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने ये मान लिया कि कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट वो है R। और यहां से जो करंट जब जाएगा तो यहां तक तो करंट टोटल रहेगा, लेकिन यहां पर जाके ये करंट डिवाइड हो जाएगा, ये करंट I1 हो जाएगा, यहां पर I2 और इधर I3। इसके लिए आप यहां पर एक अमीटर लगा दें, एक अमीटर यहां लगा दें, एक अमीटर यहां लगा सकते हैं।
और बाकी फिर जब ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट है बी, और यहां से करंट आके ये फिर से टोटल करंट बन जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हर एक रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है वो एक पॉइंट पर, और हर एक रेजिस्टेंस का जो सेकंड एंड है वो सेकंड कॉमन पॉइंट पर अगर जोड़ दिया जाए तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहां पर हमें दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, across electric potential across each resistance remains same। यानी हर रेजिस्टेंस यहां पर, क्योंकि दो कॉमन पॉइंट के बीच में ही सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तो इनका वोल्टेज जो होगा इनके अक्रॉस वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V होगा। सेकेंड पॉइंट यहां पर यह है कि करंट divides in each resistance, but sum of currents of each resistance is equal to the total current। यानी कि I, हमने मान लिया यहां पर I टोटल करंट है, तो I इक्वल टू होगा I1 यानी R1 के करंट प्लस I2 R2 का करंट प्लस I3 R3 का करंट। अब अगर हमें यहां पर करंट टोटल करंट I1 I2 I3 को अगर हम ओम्स लॉ के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, तो हमें पता होता है कि I इक्वल टू जो है V अपॉन R होता है। तो यहां पर अगर हमें टोटल करंट निकालना हो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तो अगर हम टोटल वोल्टेज को, टोटल वोल्टेज यहां पर अप्लाइड वोल्टेज है, उसको अगर हम टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल करंट हमें मिल जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है एक्चुअली में वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो दूसरा यहां पर अगर हमें I1 निकालना है, I1 यानी R1 का करंट, तो उसके लिए हमें I1 इक्वल टू यहां पर R1 के में जो करंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें ओम्स लॉ के फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज लेना होगा वो R1 का वोल्टेज लेना होगा, और R1 के रेजिस्टेंस से हमें उसे डिवाइड करना होगा, यानी कि V1 अपॉन R1। लेकिन यहां पर वोल्टेज सब में सेम रहता, तो इसको हम ले सकते हैं V अपॉन R1। ऐसे ही I2 जो है वो हमारा हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 जो है वो हो जाएगा V अपॉन R3। इसको आप इक्वेशन 2 मान लें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें। ऐसे ये 3, 4 और 5। अब इन 2, 3, 4, 5 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो I की जगह रख सकते हैं V बाई R, I1 की जगह V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2, और इसी तरीके से I3 की जगह V अपॉन R3। तो यहाँ पर V इधर कॉमन हो जाएगा, V से V कैंसिल, तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3 जो है ये हमारा इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी उसका उल्टा कह सकते हैं, रेसिप्रोकल बाकी सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। यानी कि इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो हर एक रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगा है, तो उनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज को सम कर दें तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। और यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकल के आता है वो उसकी वैल्यू बाकी जितने भी जो भी पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू से हमेशा कम होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर R1 2 है, इधर ये R2 जो है वो 3 ओम है, और R3 जो है आपका 5 ओम है, तो जो इनका इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 2, 3 और 5 से कम होगा, यानी छोटे से छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम निकल के आएगा।
कुछ शॉर्ट फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में दिए हुए हों, जैसे R1 और R2, ये आपके पैरेलल में दिए हुए हैं, और इनका अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो सीधा सीधा फार्मूला, ये फार्मूला ना लगा के आप फार्मूला लगाएंगे R इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें R1 R2 और उनके सम से डिवाइड कर दें R1 प्लस R2, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर R1 मान लीजिए 2 ओम है और R2 यहाँ पर 4 ओम है, तो इनको अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पर सीधा सीधा दोनों को R इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 4 और दोनों को ऐड कर दें तो ये 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 ओम। इसी तरीके से अगर आपको करंट फाइंड करना है सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए, अगर दो रेजिस्टेंस नहीं है तब आप फार्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, वही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर दो रेजिस्टेंस हमारे पास हैं और यहां पर R1 R2 जैसे यहां पर दिए हुए हैं, और ये I इसमें जो है करंट है, यहां पर I1 करंट हो जाएगा और यहां पर I2 करंट, और यहां पर भी टोटल करंट आ जाएगा यहां से निकल के यहां पर। तो यहां पर मैंने जैसे कि बताया कि अगर दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हमें करंट I1 और I2 निकालना है दो रेजिस्टेंस के लिए, तो उसका सीधा सीधा फार्मूला है I1 बराबर, यहां पर हम ले लें टोटल करंट I और R1 से मल्टीप्लाई कर दे IR1 अपॉन R1 प्लस R2, और अगर हमें I2 निकालना है तो यहां पर हो जाएगा I टोटल करंट IR2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से जो है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हैं तो उनके करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में जो है स्टडी करेंगे, और रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।